हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। प्रश्न संख्या 51 है हमारा। यदि क्वेश्चन में कहा गया यदि 23,200 को भाग करते हैं 145 से तो हमें 160 मिलता है। तो अगर हम इसी को अब 232 को भाग करते हैं 1.45 से 232 को भाग करते हैं 1.45 से, तब हमें क्या मिलेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों दो के बाद पॉइंट है, जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर भी 2 जीरो लग जाएंगे और 2 जीरो लगने से ऊपर वाला क्वेश्चन और ये नीचे वाला दोनों सेम बन जाएंगे। तो इसका आंसर भी कितना होगा 160। जब ऊपर वाले का 160 है तो इसका भी 160 ही हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 में हमसे पूछा गया है कि 84% किसके बराबर होता है। 84% किसके बराबर होता है, तो 84 और यहाँ पे प्रतिशत का निशान है। अब जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो ये आपका 84/100 हो जाएगा। 84/100 होगा। अब हम इसको देखते हैं किसके बराबर है। 84/100 में हमें इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है ना पॉइंट में। अब हम इसको कट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 0, आपका 42/50। 42/50 आया। 42/50 आपका ऑप्शन नंबर 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक टीवी खरीदा 18,200 रुपए में और इस टीवी की मरम्मत पर उसने 1,800 रुपए खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे वो खरीद के लाया है इसको, क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 18,200 रुपये। और भाई जो उसने खर्च किए 1,800 रुपये इसकी मरम्मत में भी लगाए हैं, तो 1,800 रुपये भी इसके क्रय में ही जुड़ जाएंगे क्योंकि वो भी उसने अपनी जेब से ही खर्च किए हैं। तो टोटल क्रय मूल्य जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा यहाँ पर 20,000। वो 20,000 रुपये का उसको खरीद के लाया है और साथ ही उसको लाभ भी चाहिए। कितने का? 3,000 का उसको लाभ चाहिए। तो हमें बताना है उसको कितने में बेचे, यानी कि हमें इसका विक्रय मूल्य बताना है। और विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य और प्लस लाभ। तो वो 20,000 का उसको खरीद के लाया और उसने 3,000 रुपये लाभ के कमाए, तो वो इसको 23,000 रुपये में बेच देगा। तो ये टीवी वो 23,000 रुपये में सेल आउट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 54 है आपकी। प्रश्न संख्या 54 में पूछ रहा है 3500 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 3500 रुपए की राशि और 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपए हो जाएगी। तो 3500 की राशि है हमारी, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन हमारा 3500 रुपए हो गया और ये कितने दिनों में इतने रुपए हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका मूलधन है और इसमें ब्याज भी मिला हुआ है, तो ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन हमारा होगा यहाँ से 4,130 रुपए। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज बराबर आपको पता है क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। 4,130 माइनस 3500, इसको हम माइनस कर देंगे, ये आपका मिल जाएगा आपको 630 रुपीज। ये आपका ब्याज हुआ। हमें क्या बताना है, कितने वर्षों में, समय बताना है। तो समय बराबर होता है आपका ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ब्याज आपका 630 रुपये आ गया है, गुणा में 100 कर देंगे बटे मूलधन हमारा कितना है 3,500। मूलधन 3,500 और दर हमारी 6% है। यहां से इन सबको काट देंगे हम जीरो से, ये जीरो और ये जीरो चली जाएगी। 7 पंजे 35 और 7 निम 63। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो हमारा टाइम जो है वो 6 वर्ष आ जाएगा। 6 वर्ष में जो है हमारा जो 3500 रुपये है ये 4,130 रुपये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है आपका कि 76,076 में 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। तो 13 से हम इसको भाग कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कितना आएगा। 13 पंजे 65, 13 छिक 78, ज्यादा हो गया, तो ये 13 पंजे 65 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, यहाँ पे 0। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, माइनस कर देंगे इसको, 10 में से 4 6 आपका बचेगा, और यहाँ पे 0 और 0। अब यहाँ से हम ऊपर से 7 नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे 13 पंजे 65, 13 पंजे आपका 65 हो जाएगा, ये आपका 2 बचेगा, 26, 13 दूनी 26, ये आपका 5,852, 5,852 हम इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में क्या कह रहा है, कह रहा 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज संख्या ए है। 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो बताओ वो क्या होगी। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 9 और 7 से दोनों से कट जाए, लेकिन वो 1200 से तो बड़ी होनी चाहिए और 1300 से छोटी। तो ये 1197 से हमारा पहले इसमें से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 1200 से बड़ी होनी चाहिए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं। 3 ऑप्शन में से हमें देखना है कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। तो 9 से जो भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए, 6 2 8 1 9, ये 9 से भी भाग हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या 7 से भाग हो जाएगा। तो 7 से 1260 को भाग करके देख लेंगे। 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5, और 7 8 56। हाँ, ये हमारा पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1260, क्योंकि 1260 जो है वो 9 और 7 दोनों से कट भी रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, 1200 से बड़ा है और 1300 से छोटा है, और बाकी जो संख्याएं हैं वो हमारी कैंसिल आउट नहीं होंगी। आप करके देख सकते हो। ये हमारी 6 2 8 1 9 से तो कट जाएगी, लेकिन 7 से 1 नहीं होगी। आप देख सकते हो 1206, अगर हम इसको 7 से भाग करें, 7 एकम 7, 12 में 7 गए 5, फिर ये 0 आ जाएगा। 7 छंग 42 और 7 7 49, 7 छंग नहीं 7 7 49, 7 7 49 यहाँ पे लगेगा हमारा 1 बचेगा आपका, और फिर हम 6 उतार लेंगे, और 16 जो है साथ के पाड़े में नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली ये 6 6 12, 13 14 और 1 15, तो 9 से कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक श्रेणी दी गई है और इस श्रेणी में अगली संख्या क्या है, आपको ये बताना है। पहला श्रेणी का अंक है 9, फिर 13, फिर 17, फिर 21 और फिर 25। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 9 में यहाँ पे 4 प्लस किए जा रहे हैं। 9 4 13, 13 4 17, 17 और 4 21, और 21 और 4 25। ऐसे ही 25 और प्लस 4 करेंगे हम, तो 25 और 4 आपका 29 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है। इनमें से हमें बताना है कि 40 और 50 या 60 70 80 90 और 90 और 100 के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड 1 और खुद का होता है। अगर हम 40 और 50 की बात करें तो यहाँ पे 40 और 50 में 41 भी आ जाता है जो कि अभाज्य है। साथ ही साथ आपका 47 भी आ जाता है, बट वो तो एक की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 60 और 70 की बात करें तो यहाँ पे एक 61 61 आ जाएगा, और 61 में, और फिर 62 तो नहीं होता, 63 भी नहीं होता, 64 भी नहीं होता, 65 भी नहीं होता, 66 और 67। 67 जो होता है ये भी अभाज्य ही संख्या होती है, तो यहाँ भी 2 होगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 80 और 90 के बीच की बात करें तो हमारा 80 81 भी कट जाता है 9 से, 82 83, एक तो 83 होती है, उसके बाद हमारी 84 85 86 87 88 89 89 भी हमारी क्या होती है अभाज्य संख्या, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ हमारी क्या होगी 90 और 100 के बीच में ही हमें मिल जाएगी। 90 और 100 के बीच में हमारा होता है 97। 97 जो है वो अभाज्य संख्या होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
दिया हुआ है 7.7, 7.77, 7.77 और ये इसका योग क्या होगा, इनमें से हमें बताना है कि इसका योग क्या होगा। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करते हो तो सोल्व करते हुए आपको एक चीज याद रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे फिर पॉइंट 3 बार 7 है और 1 बार 7 यहाँ पे है और फिर यहाँ पे 4 बार 7 है। तो आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि दशमलव, आपको ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव ही रख के प्लस करना है। तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, 7 7 14 हासिल 1 हो गया, 7 या 21 और 1 22 हासिल 2 हो गया, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल हो गए हमारे 3, 7 चौक 28 और 3 21। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21.024, 21.0 नहीं 7 चौक 28, 29 30 31, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 31.024, 31.024 आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 गुणा 80 के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। एक भूखंड का मतलब क्या हुआ कि एक मैदान कह सकते हैं या भूखंड यानी कि जमीन का टुकड़ा है एक, जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 और 80 है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई आपको 100 दी गई है और चौड़ाई 80 दी गई है। ये कह रहा है इसके चारों तरफ 3 बार तार लगाना है। कितनी बार? 3 बार। जब हम इसके चारों तरफ 3 बार तार लगाएंगे तो 3 बार तार लगाने के लिए हमें एक बार में इतना तार लगेगा जो इसका परिमाप होगा। और इसका परिमाप क्या होगा आप सूत्र से भी निकाल सकते हो, या फिर अगर ये भुजा 100 है तो ये भी 100 होगी क्योंकि आयताकार है, और ये 80 है तो ये भी कितनी होगी 80 होगी। इनको हम जोड़ लेंगे 100 100 200 और 80 80 160, 200 और 160 प्रश्न संख्या 61 है। एक व्यक्ति एक दिन में 47 से 1/2 किलोमीटर चला। वह 29 से 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 से 5/6 किलोमीटर साइकिल से और बाकी की जो दूरी है वो पैदल चला। तो बताओ वह पैदल कितना चला, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो हमें पैदल कितना चला, तो पैदल बराबर हो जाएगा, पैदल बराबर हमारा हो जाएगा वो कितने किलोमीटर चला है टोटल वो चला है 47 से 1/2। इसको ठीक करेंगे हम तो 95/2 आ जाएगा। तो 95/2 माइनस उसमें से हम स्कूटर की दूरी को घटा देंगे, 88/3 आ जाएगा हमारा। और इसमें से साइकिल की दूरी को घटा देंगे जो कि 53/6 आ जाएगा। अब 2 3 6 का हम लासा ले लेंगे, 2 3 6 का लैसा हमारा 6 ही आएगा। तो 2 तिया 6, तो 3 की गुणा 95 करेंगे, 3 पंजे 15, 3 9 27 और 1 28, ये आपका 285 हो जाएगा। माइनस 3 दूनी 6, तो 88 की 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 176 और 6 की गुणा करेंगे, 6 कम 6 तो ये 53 ही रहेगा। यहाँ से 285 में से 176 को हम माइनस करेंगे, 15 में से 6 गए 9 बचेगा आपका, 7 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 109 माइनस 53/6। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 में से 3 गया आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, 9 में से 3 6 और 10 में से 5 गए 5, ये आपका 56/6 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 तिया 6, तो टोटल आपको मिलेगा 28/3 किलोमीटर, 28/3 किलोमीटर। इसको काट के 28/3 मिला। अब हम देखते हैं यहाँ पे 28 तो सब के सब हमारे क्या हैं मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 3 28 को हम करेंगे तो 3 9 27, 1/3, 9 सही 1/3 किलोमीटर जो है वो व्यक्ति पैदल चला। 9 से 1/3 आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में ये कह रहा है कि 12 पुरुष या अथवा 15 औरतें किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस प्रश्न में क्या बताएगा कि 12 पुरुष अथवा 15 औरतें, यानी कि 12 जो आदमी है वो 15 औरतों के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, पुरुष को हम मैन से दिखाएंगे कि जो 12 आदमी हैं वो बराबर हैं 15 औरतों के, 15 औरतें यानी कि वुमेन, 12 आदमी 15 औरतों के बराबर हैं और वो काम को करते हैं 21 दिन में पूरा। काम को कितने दिन में करते हैं 21 दिन में। अब ये कह रहा उसी काम को अगर 6 पुरुष और 10 औरत मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। उसी काम को 10 औरत
10 औरत यानी कि 10 वुमेन और 6 पुरुष, 6 मैन कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे, हमें ये बताना है। तो पहले क्या करना है हमें, ये औरत और आदमी है, इनको किसी एक में बदलना है, तो इन सबको आदमी में बदल लो या फिर इन सबको औरत में बदल लो। कैसे बदलना है ये देखिए, यहाँ पे 12 आदमी 15 औरतों के बराबर हैं। 12 आदमी इसके बराबर हैं 15 औरतों के। अगर 12 आदमी 15 औरतों के बराबर हैं, तब एक आदमी बराबर हो जाएगा, वन मैन जो है वो बराबर हो जाएगा 15/12 औरतों के। ये 12 इसमें भाग कर देंगे, इसको काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो एक आदमी जो है वो 5/4 औरतों के बराबर है। एक आदमी 5/4 औरतों के बराबर है। अब ये हमारे पास यहाँ पे 10 औरतें और 6 आदमी है, तो इन सबको हम औरतों में बदलें तो 10 औरतें तो पहले से ही औरत में रहेगा, और जो 6 आदमी हैं उसको हम औरत में बदल देंगे तो 6, और एक आदमी एम जो है वो किसके बराबर है, 5/4 औरत के, तो 6 गुना 5/4 औरत, डब्लू आ जाएगा औरत के लिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 10 औरत प्लस कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15/2 औरत। इसको हम हल कर लेंगे, 10 दूनी 20, 20 और 15 इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 दूनी 20 और 15 आपका हो जाएगा 35, 35/2 यानी कि 10 आदमी 10 औरतें और 6 आदमी जो है 35/2 औरतों के बराबर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि टोटल काम कितना है, कुल कार्य कितना है। कुल कार्य हमारा हम औरतों के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो 15 औरतें हैं, तो 15 औरतें काम को करती थी 21 दिन में। 15 औरतें काम को करती थी 21 दिन में। तब एक औरत काम को करेगी, एक औरत, 15 औरतें अगर 21 दिन में काम को करेंगी तो एक औरत करेगी 15 गुना 21 दिन में। अब हमें बतानी कि 35/2 औरत कितने दिन में काम करेगी, तो 35/2 औरत काम करेंगी 15 गुना 21/35/2। नीचे का 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो 15 गुना 21/35 गुना 2, इसको हम यहां से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 सते 35 और 7 से 21, 7 तिया 21, 3 तिया 9, दूनी 18। तो उस काम को जिसको 12 आदमी या 15 औरतें 21 दिन में काम करते थे, उसी काम को 6 पुरुष और 10 औरतें मिलकर जो है वो 18 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है, एक मछली टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है और इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ। इस टैंक में को पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो हम यहां से पहले टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख लेते हैं। लंबाई हमारे पास है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारे पास है इसकी 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो है 50 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दे दी। पहले तो हमें ये पता करना है इस टैंक के अंदर कुल पानी कितना आ सकता है, कुल कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। तो कैसे निकालें हम कुल पानी, तो पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, जो उसका आयतन होगा उतना इसमें पानी आएगा। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 40 गुणा 60 गुणा 50, इसकी गुणा कर लेंगे हम, 5 6 30, 34 जा 120, तो 120 और बाकी के आपके 3 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। तो 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका इसका आयतन आ गया। मैंने बच्चों आपको बताया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जो होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 1 लीटर होता है। तो आपका 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, तो 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 1,20,000 बटे 1000। अब यहां से ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, आपका बचेगा 120 लीटर। तो इसके अंदर जो टोटल टैंक के पानी आ सकता है, जो पूरा टैंक आपका है, इसके अंदर टोटल पानी आएगा 120 लीटर। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें तो 50 लीटर पहले से भरा हुआ है, तो इसे पूरा भरने के लिए कितना पानी और डालना पड़ेगा। तब हम 120 माइनस 50 लीटर कर देंगे, जो कि आपका 70 लीटर आ जाएगा। तो इसके अंदर और कितना पानी भरा जाएगा, 70 लीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है,
एक स्टोर 5 सेब के पैकेट को 25 रुपए तथा एक सेब 6 रुपए में बेचता है। यदि औरत को 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी? 5 सेब के एक पैकेट में 25 रुपए में है। जो पैकेट है वो 25 रुपए का है और जो सेब है खाली एक सेब वो 6 रुपए का मिलता है। और औरत को खरीदने हैं 27 सेब। तो 27 सेब को खरीदने के लिए उसको क्या करना होगा, वो हमें ये देखना है कितने पैकेट खरीदेगी और कितने सेब वो खुले में खरीदेगी। तो एक पैकेट में कितने सेब थे? एक पैकेट में थे 5 सेब। तब हमें जितने भी उसने सेब खरीदने हैं उसको हम 5 से भाग कर देंगे। 5 5 25, आपका 2 शेषफल बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 27 सेब खरीदने के लिए 5 तो पैकेट खरीदने पड़ेंगे सेब के, 5 तो उसको पैकेट खरीदने पड़ेंगे और 2 सेब उसको अलग से लेने पड़ेंगे, तब जाके उसके पास पूरे 27 सेब हो जाएंगे। और एक पैकेट था 25 रुपए का, तो 5 पैकेट हुए 5 गुना 25 और प्लस एक सेब आपका 6 रुपए का था, तो 2 सेब हुए 2 गुना 6 रुपए के। तो कुल राशि उसको देनी होगी 125 प्लस 12, जो कि आपका 137 रुपए हो जाएगा। तो 27 सेब खरीदने के लिए उस औरत को 137 रुपए चुकाने होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न संख्या 65 में है आपका, काकू ने बख्शिश से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल अंक का प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए? हमें ये बताना है। काकू ने ना बख्शिश से 7 अंक कम पाए और जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। अब बात करते हैं काकू ने बख्शी से, तो हम ऐसा कर लेते हैं, बख्शी को मान लेते हैं कि मान ला भाई जो बख्शी है, बख्शी को x अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं? x अंक। बख्शी के अंक जो है वो x हैं। काकू ने बख्शी से 7 अंक कम, तो काकू को कितने मिलेंगे? काकू को मिलेंगे बख्शी से 7 कम। अगर बख्शी को x मिले हैं तो काकू को मिलेंगे x माइनस 7, उसमें 7 कम कर देंगे। और रमन को काकू से 3 अधिक। अब रमन को देखते हैं, रमन जो है, रमन को मिले हैं काकू से 3 अधिक। काकू तो x माइनस 7 मिले थे काकू को, और उसको इससे 3 अधिक, यानी कि उसमें 3 और जोड़ देंगे, तो x 7 में से 3 गए माइनस के 4, तब आपको रमन को मिलेंगे x माइनस 4। लेकिन इन तीनों के अंकों का जो योग था वो 76 था। अब हम तीनों के अंकों को जोड़ लेंगे। x बख्शी के हो गए, काकू के हो गए x माइनस 7 और रमन के हो गए x माइनस 4, और सबके अंक जोड़कर बराबर में रख लेना है 76, क्योंकि सबके अंकों का योग 76 है। x x x आपका 3x हो गया है, और माइनस 7 और माइनस 4 माइनस के 11 बराबर 76। 3x बराबर 76, और ये माइनस का 11 जब हम बराबर से इधर कोई अंक ले जाते हैं तो उसका निशान बदल जाता है। अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब आपका 3x बराबर, इनको जोड़ लेंगे, 6 और 1 7 और 7 और 1 8, ये 87 हो जाएगा। x बराबर 87/3, 3 दूनी 6, 3 नम 27। x का मान हमारा 29 आ जाएगा। x 29, और x तो बख्शी के थे लेकिन पूछा किसके हैं? रमन के पूछा है, और रमन के अंक कितने थे? x माइनस 4, तो आपके रमन के अंक हो जाएंगे, रमन के अंक हो जाएंगे यहाँ पर 29 माइनस 4, जो कि 25 होगा। रमन के अंक कितने हैं? 25, तो रमन को जो है 25 अंक प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गया एक अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री को दर्शाता है। ये बना है और ये 5 दिन में बता रहा है कितने बर्गर बिके हैं। बर्गरों की कुल बिक्री है 320, बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, तो रविवार को कितने बर्गर बिके हमें ये बताना है। कल जो बिक्री है वो 320 रुपए की हुई है, तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से दिन जो है वो बिक्री हुई है। बुधवार को जो है 40 बिके थे, और बृहस्पतिवार को 60 बिके थे, शुक्रवार को 80 बिके थे, और शनिवार को 55 बिके थे। अब एक दिन बचा है रविवार का, तो पहले हम सबको जोड़ लेते हैं उसने कितनी बिक्री कर दी है। तो 5 6 4 10 8 18 18 और 5 23, उसने 235 बर्गर बेच दिए हैं 4 दिनों में। अब बाकी के जो बर्गर हैं वो उसको रविवार को बेचने हैं, तो कुल बर्गर उसके 320 थे, 320 में से 235 बर्गर वो बेच चुका है, तो हमें पता चल जाएगा कितने बिके हैं रविवार को। तो यहाँ पे 5 बचा, 11 में से 3 गए 8,
2 में से 2 गया 0, तो उसके जो कुल बर्गर बिके हैं वो 85 बर्गर बिके हैं रविवार वाले दिन। अगला प्रश्न है 67। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ों के टुकड़ों में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट लिए गए हैं, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी? तो कुल लंबाई जो है कपड़े की कुल लंबाई है 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 14.25 मीटर। इसमें से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट लिए गए हैं। तब 4 टुकड़ों की लंबाई, 4 टुकड़ों की लंबाई, 4 टुकड़ों की लंबाई हो जाएगी, एक टुकड़े की लंबाई है 75 सेंटीमीटर, तो 75 गुणा 4 से हम गुणा कर देंगे, जो कि आपका 300 आ जाएगा। 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 3 मीटर। अब हमें बताना है कि शेष जो कपड़े की लंबाई है वो कितनी बचेगी। तो शेष कपड़े की लंबाई हमारी बचेगी, कुल लंबाई थी 14.25 मीटर, 14.25 मीटर में से 3 मीटर हमें माइनस कर लेना है। 3 मीटर हम माइनस करेंगे, 5 2 4 में से 3 गया 1 और 1, 11.25 मीटर, यानी कि 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा बचा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 है, निम्न चित्र लेखक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या क्या दर्शाता है? प्रश्न संख्या 68 है। प्रश्न संख्या 68 में बताया गया है कि निम्न चित्रालेखक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ से सोमवार से शुक्रवार तक कुछ पौधे हैं, जो कि सोमवार में जो यहाँ पे 2 पौधे दर्शाए गए हैं, और जी मंगलवार में 4 पौधे दर्शाए गए हैं, और बुधवार में 5 पौधे दर्शाए गए हैं, और बृहस्पतिवार में 3 पौधे दर्शाए गए हैं, और शुक्रवार में भी 5 पौधे दर्शाए गए हैं। इसमें है सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या क्या है, जबकि जो एक पौधा है ना, एक पौधा हमारा 10 के बराबर है। तो पहले हम गिन लेते हैं कितने पौधों के यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। तो 2 4 6 5 11, 11 और 3 14 और 5 19, तो कुल जो पौधे हैं वो 19 चित्र बने हैं, और एक जो पौधे का चित्र है वो 10 के बराबर है। तो कुल पौधे सोमवार से शुक्रवार तक 19 गुणा 10 बराबर 190, तो कुल पौधे जो है वो 190 बेचे गए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 69। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनके सभी अंक भिन्न हो का अंतर क्या होगा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 9 8 7 6 5। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके सभी अंक क्या है? भिन्न है। और छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी 1 0 2 3 4। जब भी हमारे भिन्न भिन्न अंकों की बात करते हैं तो हमेशा हमें सही लिखना है, बड़ी संख्या के लिए संख्याओं को घटते हुए क्रम में, और छोटी संख्या के लिए पहले 1 आएगा, उसके बाद 0 और फिर उसके बढ़ते हुए क्रम में, और इनका हमें अंतर बताना है। इनको घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 0 गए 8, और 9 में से 1 गया 8। तो 8 8 8 5 3 1, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में है, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई अंक के स्थान पर हो। विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है जिसमें 9 जो है वो दहाई के स्थान पर है। 9 जो है वो कहां पे होना चाहिए? दहाई के स्थान पर होना चाहिए। जब 9 दहाई के स्थान पे होगा और हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो मैंने अभी बताया आपको 1 पहले लिखना है, फिर 0। अब यहाँ पे कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की, तो यहाँ पे दहाई हमारा ये आएगा, दहाई पे हमें 9 चाहे 9 लिखना है, तो 1 0 9 और 2, तो हमारा सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 71 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 में है, अंक 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है?
ये आपके अंक दिए गए हैं, 5 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है और 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, और इनको एक बार में दो अंकों को प्रयोग लाना है कितनी बार भी, और 5 अंकों की संख्या में बनानी है। तो और हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है क्या होगी 1, 6, 5 से। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ से आप देख सकते हो कौन सी है, 11,655, 11,556, 51,000, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गई, और ये 11,565, ये भी ज्यादा हो गई, ये भी ज्यादा हो गई। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 11,556 हो जाएगी। अगला है आपका प्रश्न संख्या 72। दो संख्या दे रखी है, एक संख्या हमारी 14 है, तो एक संख्या को 1 है तो पहली संख्या 14 है, और दूसरी संख्या हमारी 28 है, और उनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है 14, और एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी। अब हमसे पूछा गया है कि इसका लैसे क्या होगा, तो अगर हमें लैसे निकालना होता है तब एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल को उसके मासा से ज्ञात कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और अगर हमें मासा निकालना होता तो लासा से भाग कर देते हैं। अब संख्या हमें दे रखी है 14 गुणा 28, और बटे में मासा इसका दे रखा है 14, तब यहाँ से 14 से 14 कट जाएगा, लासा हमारा कितना हो जाएगा 28। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 है हमारे 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 2, 3, 8 और 10 से पूरी की पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा, इनका लासा निकालेंगे। 2, 3, 8 और 10 का लासा हमें निकाल लेना है। 2 एकम 2, 3 ऐसी, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर यहाँ से हम 2 से करेंगे, 1 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4 और 5 ऐसे ही रहेगा। फिर हम यहाँ से 2 से करेंगे 3, फिर 2 एकम 2, 5, और उसके बाद फिर हम इसको 3 से करेंगे और फिर 5 से। तो हमारा लासा जो है वो आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, और 24 गुणा 5, 24 गुणा 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120। तो इन संख्याओं का जो लासा है वो हमारा 120 आ जाएगा। जब भी हमें ऐसा कहा जाए कि 4 अंकों छोटी छोटी या 5 अंकों छोटी छोटी और कुछ अंक दिए जाएंगे कि इससे जो है पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो पहले जो अंक जिससे हमें भाग करना है उसका हम लैसे निकाल लेंगे, और लैसा निकालने के बाद 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या की यहाँ पे बात कर रहा था वो, तो 4 अंकों की यहाँ पे हम छोटी संख्या लिख लेंगे। 4 अंकों की छोटी संख्या होती है हमारी 1000, और इस 1000 को 120 से हम भाग कर देंगे। 1000 को 120 से भाग करेंगे तब हमारा, इसको हम 120 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितनी बार चलेगा, 120 9 8 बार, 12 8 96, 960, 120 8 960, माइनस करेंगे 0, 10 में 6 गए 4, और जी 9 में से 9 गए 0, ये आपका कितना हो गया 40 बच गया यहाँ पे। अब हमें बतानी है कि वो छोटी छोटी संख्या क्या है। तो छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमने भाग करके हमारा यहाँ पे आया भागफल, उसको 1000 से इसमें गुणा करनी है, यानी कि 120 में अब हम 9 से गुणा कर लेंगे। अगर वो ये कहता है छोटी छोटी, अगर कहता बड़ी से बड़ी तो उसको शेष फल को माइनस कर देते, लेकिन उसने कहा छोटी छोटी, तो छोटी छोटी में हम इसमें गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, तो आपका 1080। 1080 एक ऐसी संख्या हो जाएगी, छोटी छोटी भी होगी और साथ ही साथ इससे छोटी ऐसी कोई संख्या भी नहीं बनेगी, और इन सबसे वो भाग हो जाएगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, और यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी, हमें ये बतानी है। तो भाई यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 18.75। तो हमने मान ली कि भाई माना एक संख्या जो है, पहली संख्या बराबर हमारी x हो गई, पहली संख्या x हो गई, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की तिगुनी है, 3x मान लेंगे, और इन दोनों की गुणा कितनी है 18.75। तो प्रश्न के अनुसार x गुणा 3x बराबर हो जाएगा 18.75। तो यहाँ पे 3x की घात 2 बराबर हो जाएगा 18.75।
या x की घात 2 बराबर हो जाएगा 18.75 बटे में 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6.25। तो x बराबर आ जाएगा वर्गमूल 6.25। 6.25 जो है वर्गमूल आ गया, और 625 जो होता है वो 25 का वर्गमूल होता है, और यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है तो यहाँ पे a के बाद दशमलव आ जाएगा। तो x जो है हमारा कितना हो गया, 2.5 हो गई। इसने पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये तो दूसरी संख्या तो पहली वाली का 3 गुना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी संख्या तो यही रहेगी। तब हमारी छोटी संख्या हो गई 2.5, और बड़ी संख्या क्या थी, इसकी 3 गुना थी, तो 3 गुना मतलब 2.5 गुना 3 जो कि 7.5 आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है 7.5 नहीं दे रखा, इसका मीन्स ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन को 7.5 बना देते हैं और आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में आपको कहा गया है कि 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0 गुणा 30 बराबर है। देखो इन सब में की आपस में गुणा चल रही है और यहाँ पे बीच में 0 भी आ गया, और जब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 से गुणा कर दी गई है और 0 से गुणा की है तो इसका आंसर भी 0 ही हो जाएगा। इसी के साथ आपका मैथ का भाग समाप्त हुआ। अगला भाग जल्दी अपलोड किया जाएगा, तब तक आप इसको देखिए और बताइए कि आपको ये कैसा